Good morning. स्लाइड शो हो रही है स्टूडेंट्स आप लोगों को? ओके ग्रेट। गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आप लोग ठीक हैं? जो 8 स्लाइड्स जो हैं वो अपलोड हो रही हैं। चलें जी, अब हम डिस्कस करेंगे कि डिटेक्शन किस तरह से करनी है और डायग्नोसिस किस तरह से होनी चाहिए कैंसर सेल की। ठीक है जी। तो द अर्लियर कैंसर इज डिटेक्टेड
द मोर लाइकली इट इज़ टू बी कंट्रोल। ठीक है, जितने जल्दी उसकी डिटेक्शन होगी उतना उसका जो ट्रीटमेंट है, उसकी जो डायग्नोसिस है वो आसान हो जाती है। ठीक है जी। तो क्योंकि कैंसर में हमने देखा है कि मेटास्टेसिस होती है और ट्यूमर सेल्स जो हैं, जो कैंसर सेल्स हैं वो रैपिडली जो है उनका जो साइज़ है और जो नंबर है वो इंक्रीज़ हो रहा होता है। तो जितने ज़्यादा सेल्फ रेप्लिकेशन होगी, जितनी ज़्यादा उनकी ग्रोथ होगी, उतना ही ज़्यादा उसको ट्रीट करना जो है वो टफ हो जाता है। ठीक है जी, तो हम किस तरह से उनको डिटेक्ट कर सकते हैं, डायग्नोसिस क्या-क्या कर सकते हैं? वालेकुम सलाम स्टूडेंट। ठीक है जी, उसमें है जी ट्यूमर मार्कर आइडेंटिफिकेशन। ठीक है जी, ये ट्यूमर मार्कर कुछ होते हैं जिसमें पीएसए है, सीईए है और अल्कलाइन फॉस्फेट है। जो पीएसए है वो प्रोस्टेटिक स्पेसिफिक एंटीजन है, जो कि प्रोस्टेट कैंसर जो है, जो कि प्रोस्टेट का कैंसर है उसको डायग्नोसिस में हेल्प आउट करेगा। इसके अलावा सीईए है जी कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन है, जो कि कोलन कैंसर में हेल्प आउट करेगा। देन है जी अल्कलाइन फॉस्फेट, जो कि बोन मेटास्टेसिस है उसके लिए ये यूटिलाइज होते हैं। ठीक है, ये ट्यूमर मार्कर हैं, ये स्पेसिफिक होते हैं और ये स्पेसिफिक टाइप के कैंसर जो है उसके आइडेंटिफिकेशन में हेल्प आउट करते हैं। इसके अलावा फ्लोरोस्कोपी है। ठीक है जी, हम फ्लोरोस्कोप जो है वो यूज़ करते हैं और उसमें हम डायग्नोसिस में कैंसर की डायग्नोसिस के लिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है, जिसको हम एमआरआई करेंगे, साथ में सीटी स्कैन है जो कि कंप्यूटर टोमोग्राफी है। इसके अलावा अल्ट्रासोनोग्राफी है। ये डिफरेंट किस्म के जो ऑर्गन्स हैं उनमें अगर कोई मैस है, कोई कैंसर प्रोडक्शन हो रही है तो वो उसको जो है आइडेंटिफिकेशन में हमें हेल्प आउट करते हैं। देन है जी डायरेक्ट विजुअलाइजेशन, जिसमें डायरेक्टली जो है हम देख सकते हैं पार्ट्स को। ठीक है जी, हम उसके उसमें जो है एक्सकोपी जो है उसमें एंडोस्कोप जो है वो भेजकर और जो है उसको उस पार्ट को हम डायरेक्टली जो है वो कैमरे के थ्रू जो है बाहर विजुअलाइज कर लेते हैं। इसमें सिग्मोइडोस्कोपी है, जिसमें सिग्मोइड पार्ट जो है इंटेस्टाइन को उसको हम विजुअलाइज कर सकते हैं। सिस्टोस्कोपी है। ठीक है जी, ब्लैडर को जो है असेस करने के लिए। इसके अलावा एंडोस्कोपी है। ठीक है जी, स्टमक वगैरह को जो है उसको असेस करने के लिए हम करते हैं एंडोस्कोपी। इसके अलावा ब्रोंकोस्कोपी है, जो कि हम ब्रोंक्यूल्स वगैरह जो हैं उनकी ब्रेथ विजुअलाइजेशन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स वगैरह। इसके अलावा पेट स्कैन है, जिसको हम पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी कहते हैं। ठीक है जी, और ये जो है जी स्टमक को बाईपास करता है, जीआईटी ट्रैक के जो स्टमक है उसको बाईपास करेगा और इंटेस्टाइन वगैरह में हम यूटिलाइज करते हैं। आवाज़ आ रही है सबको? अच्छा, आपको आवाज़ आ रही है? ठीक है जी, इस तरह एक पेट फीडिंग भी होती है, जो कि हम स्टमक को बाईपास करके जो है डायरेक्ट दुधनम वगैरह में जो फीड वगैरह है उसमें दी जाती है। इसी तरह हम पेट स्कैन करते हैं। इसके अलावा इन्वेसिव डायग्नोस्टिक तकनीक है, जो कि इसके अलावा बायोप्सी जो है वो मोस्ट एक्यूरेट डायग्नोस्टिक टेस्ट है फॉर कैंसर के लिए। और इसमें हम स्पेसिफन जो है वो स्पेसिमन वगैरह लेते हैं वहाँ से स्पेसिफिक एरिया से, और उसकी जो है फिर हम कलेक्ट करके उसकी हम उसकी एनालिसिस वगैरह कराते हैं, तो हमें वहाँ पे कैंसर सेल की जो ग्रोथ है और उसकी जीन्स किस तरह की है, उसकी म्यूटेशन कैसी हुई है, उसमें उसका डीएनए किस तरह से फॉर्म है, ये सारी चीज़ें उसमें शो हो जाती हैं। ठीक है जी, अब स्टेजिंग और ग्रेडिंग है ट्यूमर्स की, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर जो है जितने भी ट्यूमर्स और कैंसर होते हैं वो स्टेजिंग पे और ग्रेडिंग की बेस पर ट्रीट होते हैं। ठीक है जी, तो स्टेजिंग क्या है जी? स्टेजिंग डिटरमाइंस द एक्सटेंट ऑफ द स्प्रेड ऑफ कैंसर, कि कैंसर का स्प्रेड कितना हुआ है, किस किस ऑर्गन में है, कितने ऑर्गन को इन्वॉल्व किया है, कितना पार्ट उसमें इन्वॉल्व किया है, किस किस एरिया को इन्वॉल्व किया है, ये सारा जो है स्प्रेड को मेंशन करेगा स्टेजिंग। और ग्रेडिंग है जी इवेलुएट्स ट्यूमर सेल्स इन कंपैरिजन टू नॉर्मल सेल्स। नॉर्मल सेल्स के कंपैरिजन में ट्यूमर सेल जो है वो कितना काउंट है उनका, उसका नंबर ऑफ कितना है, उसको हम कहते हैं ग्रेडिंग है, यानी कि इसको हम कह सकते हैं लेवल ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है जी। जेनेट को भी आवाज़ नहीं आ रही, तो जेनेट आप अपना नेट चेक करें। बाकी स्टूडेंट्स को आवाज़ आ रही है बच्चे? ठीक है जी, 2 चीज़ें हैं जब भी हमने ग्रेडिंग और स्टेजिंग डिस्कस करना है। स्टेजिंग और ग्रेडिंग, स्टेजिंग जो है वो स्प्रेड को शो करेगा और ग्रेडिंग जो है वो सेल काउंट जो है उसको डिफाइन करेगा कि नॉर्मल सेल की कंपैरिजन में ट्यूमरस सेल जो है उसका कितना जो है काउंट है।
ठीक है, ये टीएनएम जो है क्लासिफिकेशन सिस्टम है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है जब भी हमने ऑन्कोलॉजी की बात करनी है, जब भी हमने ट्यूमर की, कैंसर की बात करनी है, तो टीएनएम सिस्टम जो है ये क्लासिफिकेशन सिस्टम मस्ट आता है। अब टी से अगर आप देखें तो क्या है, टी जो है द एक्सटेंट ऑफ द प्राइमरी ट्यूमर, यानी कि प्राइमरी ट्यूमर की एक्सटेंट है उसको शो करेगा। एन है जी एब्सेंस या प्रेजेंस एंड एक्सटेंट ऑफ द रीजनल लिम्फ नोड मेटास्टेसिस। एन जो है वो लिम्फ नोड की एब्सेंस को या प्रेजेंस को शो करेगा और उसका रीजनल लिम्फ नोड कितना वो इन्वॉल्व है, कितना किस हद तक वो मेटास्टाइज है, उसको शो करेगा। एम है जी एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ डिस्टेंस मेटास्टेसिस, यानी कि डिस्टेंस एरिया कौन कौन से ऑर्गन जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं, अदर पार्ट कौन कौन से बॉडी के इन्वॉल्व हैं, उसको जो है वो एम डोनेट करेगा। तो टी एन एम जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अच्छा जी, प्राइमरी ट्यूमर में अगर टी देखें, ठीक है जी, उसमें टी एक्स का मतलब है जी प्राइमरी ट्यूमर कैन नॉट बी असेस। इस लेवल पर अगर टी एक्स है, टी एक्स का मतलब है कि प्राइमरी ट्यूमर असेस नहीं हो सकता इस लेवल पे। टी जीरो का मतलब है नो एविडेंस ऑफ प्राइमरी ट्यूमर। टी इसका मतलब है कार्सिनोमा इन सिटू, यानी कि अभी वो डेवलप हो रहा है। ठीक है जी, टी वन, टी टू, टी थ्री या टी फोर है, इसको हम कह सकते हैं कि वो ट्यूमर का साइज जो है वो इंक्रीज हो रहा है, और या जो है लोकल एक्सटेंट ऑफ प्राइमरी ट्यूमर है वो हो रही है। ठीक है जी, टी का मतलब है कि ट्यूमर को वो शो करेगा। इसके अलावा एन का मतलब है जी रीजनल लिम्फ नोड्स जो हैं वो कितने इन्वॉल्व हैं, किस हद तक इन्वॉल्व हैं। ठीक है जी, वो सारा चीज। एन एक्स का मतलब है रीजनल लिम्फ नोड कांट बी असेस्ड। ठीक है जी, एन जीरो का मतलब है नो रीजनल लिम्फ नोड मेटास्टेसिस, यानी कि कोई भी मेटास्टेसिस नहीं हुई, किसी भी रीजनल लिम्फ नोड में उसकी सपरेशन नहीं हुई। फिर N1, N2, N3 है उसकी जो है जितने ज़्यादा लिम्फ नोड इन्वॉल्व होते जाएंगे रीजन उतने ही उसकी ज़्यादा ग्रेडिंग होती जाएगी। अगर एक इन्वॉल्व है तो N1 दो है, N2 फिर N3। इसी तरह हमने देखा कि डिस्टेंस मेटास्टेसिस है जिसमें MX है, जिसको हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस मेटास्टेसिस कांट बी असेस्ड। इसके अलावा M0 है नो डिस्टेंस मेटास्टेसिस, और M1 है जी डिस्टेंस मेटास्टेसिस। फिर M2, M3 फिर इस तरह से ग्रेडिंग जो है उसकी क्लासिफिकेशन जो है वो चलेगी। ठीक है जी, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि एनएम क्लासिफिकेशन ये आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से आनी चाहिए। देन है दी स्टेजेस ऑफ ट्यूमर। अब हमने स्टेजेस में देखा तो उसका सेपरेट किस तरह से है। ठीक है जी, स्टेज वन अगर होगी तो उसमें अगर आप देखें ट्यूमर लेस देन 2 सेंटीमीटर है, उसका साइज जो है वो 2 सेंटीमीटर से कम है, नेगेटिव लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट है एंड नॉन डिटेक्टेबल मेटास्टेसिस, यानी कि लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट जो है वो नेगेटिव है। ठीक है जी, और इसके अलावा कोई भी मेटास्टेसिस जो है स्टेज वन पे डिटेक्टेबल नहीं हुई। अगर स्टेज टू देखें तो इसमें ट्यूमर का जो साइज है वो 2 सेंटीमीटर से ज्यादा हो जाएगा, बट लेस देन 5 सेंटीमीटर। ठीक है, पहली वाली स्टेज में उसका साइज जो है वो 2 सेंटीमीटर से कम होगा, दूसरी वाली स्टेज में उसका साइज जो है वो 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगा लेकिन 5 सेंटीमीटर से कम होगा। नेगेटिव और पॉजिटिव अनफिक्स्ड लिम्फ नोड जो है इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, लेकिन इस स्टेज पे मेटास्टेसिस नहीं होगी, नो डिटेक्टेबल मेटास्टेसिस। थर्ड स्टेज अगर आप देखें लार्ज ट्यूमर ग्रेटर देन 5 सेंटीमीटर और a tumor of any size with invasion of the skin or chest wall or positive fixed lymph node involvement in the clavicular area without evidence of metastasis। अब इसमें उसका ग्रेडिंग उसका जो है साइज वो 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो गया है, वो किसी भी स्किन या चेस्ट वॉल के जो या पॉजिटिव जो हैं लिम्फ नोड हैं वो इन्वॉल्व हो सकते हैं उस एरिया में, लेकिन उसमें क्लैविकुलर एरिया भी इन्वॉल्व हो सकता है, लेकिन इस स्टेज पे भी मेटास्टेसिस की एविडेंसेस नहीं है। अगर फोर्थ स्टेज अगर आप देखें तो क्या होगा, ट्यूमर ऑफ एनी साइज, किसी भी साइज का ट्यूमर हो सकता है, उसका कोई लार्ज साइज हो सकता है, शॉर्ट साइज हो, कम साइज का भी हो सकता है, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट भी होगी साथ में, और इस स्टेज पे आके उसकी मेटास्टेसिस भी होगी, यानी कि वो अदर ऑर्गन जो हैं, अदर बॉडी जो पार्ट्स हैं उनको भी इस स्टेज पे इन्वॉल्व करेगा। ठीक है जी, ट्यूमर ग्रेडिंग और हिस्टोलॉजिकल क्लासिफिकेशन अगर हम देखें ग्रेड वन पे है जी डिफर स्लाइटली फ्रॉम नॉर्मल वेल डिफरेंशिएटेड, तो हम इसको कहेंगे कि ग्रेड वन है, वो नॉर्मल से थोड़ा सा डिफरेंट होगा लेकिन वेल डिफरेंशिएटेड होगा, उसकी बाउंड्रीज होंगी और उसको हम वेल डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन ग्रेड टू पे है जी मोर अब नॉर्मल, मॉडरेटली डिफरेंशिएटेड, ठीक है जी, ज़्यादा अब नॉर्मलिटी आ जाएंगी।
फिर है जी थर्ड पे पुअर वेरी अबनॉर्मल और पोर सेंसेस, उसको हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे और बहुत ज़्यादा अबनॉर्मल हो जाएगा, वो उसकी डिप्रेशन वगैरह स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा है जी फोर पे है जी इमेच्योर होगा, प्रिमिटिव एंड अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होंगी, डिफिकल्ट टू डिटरमाइन सेल ऑफ द ओरिजिन। ठीक है जी, डिफिकल्ट टू ओरिजिन। और पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब ये होता है, अगर तो वो ऑक्सिलरी लिम्फ नोड जो है वो कैंसर सेल्स उसमें होंगे तो उसको हम कहते हैं कि ये पॉजिटिव जो है लिम्फ नोड है। ठीक है जी, अगर कैंसर सेल्स जो है उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, अगर उसमें नहीं होंगे ऑक्सिलरी साइड, ऑक्सिला वाली साइड पे अगर उसकी लिम्फ नोड जो है उसमें कैंसर सेल जो है वो इन्वॉल्व नहीं होंगे तो उसको हम कहेंगे कि ये नेगेटिव है। लेकिन अगर होंगे इन्वॉल्व तो उसको हम पॉजिटिव लिम्फ नोड कहेंगे। ठीक है जी, ठीक है जी, ग्रेडिंग हमने इसमें डिस्कस की है कि इमेच्योर है, प्रिमिटिव है और डिफरेंशिएटेड है। जिस जितनी की जाएगी उतनी ज़्यादा उसकी ग्रेडिंग जो है एडवांस होती जाएगी। स्टार्ट में अगर डिफाइन हो गया है और डायग्नोज हो गया तो उसको हम ग्रेड 1 कह सकते हैं या स्टेज 1 कह सकते हैं। ठीक है जी, जो वेल ट्रीटेड है। लेकिन अगर फोर्थ स्टेज पे हैं तो फोर्थ स्टेज पे जाके इसका ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल हो जाता है। और फिर जो है कुछ लोग जो है डायग्नोसिस जब उनकी होती है तो वो थर्ड या फोर्थ स्टेज की होती है, तो फिर ऐसे लोगों को ट्रीट करना बहुत मुश्किल है। देन है जी गोल्स ऑफ कैंसर थेरेपी। अब हम इसका जो थेरेपी है वो डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इसके गोल हैं। फर्स्ट वन है जी टू क्योर द कैंसर, मेन इसका गोल है जी कैंसर को क्योर करना है। इसमें क्या हो सकता है, कंप्लीट रेडिकेशन ऑफ मेलिग्नेंट डिजीज। अगर कोई डिजीज जो है वो फर्स्ट स्टेज पे या ग्रेड फर्स्ट ग्रेड पे या सेकंड ग्रेड पे जो है वो हमने डिटेक्शन हो गई है तो उस स्टेज पे उसकी कंप्लीट रेडिकेशन पॉसिबल होती है। ठीक है जी, देन है ड्यू टू कंट्रोल द कैंसर, फिर हमने उसको कंट्रोल करना है। ठीक है, जिसमें प्रोलॉन्ग सर्वाइवल और कंटेनमेंट ऑफ कैंसर सेल ग्रोथ। इसके अलावा कंटिन्यूड सर्विलेंस वगैरह आती है। इसमें हमने जितना भी कैंसर सेल जो सेकंड स्टेज पे है या थर्ड स्टेज पे है तो हमने क्या करना होता है, उसकी ग्रोथ को कंट्रोल करना होता है। ठीक है जी, हमने उसकी ग्रोथ को स्टॉप करना होता है कैंसर सेल्स को, ताकि हम जो जितना भी उसकी सर्विलेंस है उसको जो है हम प्रमोट कर सकें। ठीक है जी, उसको हम ट्रीट करते हैं। थर्ड पे है जी टू ईज कैंसर सिम्टम समटाइम कॉल्ड पैलिएशन। इसमें हम क्या करेंगे, मेन वॉल टर्मिनल केयर इफ क्लाइंट कैंसर इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू ट्रीटमेंट एंड रिलीव ऑफ द सिस्टम सिम्टम्स एसोसिएटेड विद द डिजीज। अब इस स्टेज से हम सिर्फ उसको पैलिएटिव केयर जो है, पैलिएशन का मतलब है पैलिएटिव केयर, यानी कि सिम्प्टोमेटिक केयर हम इस स्टेज पे हम जो है पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। कोई थर्ड स्टेज पे है, फोर्थ स्टेज पे है कैंसर के, तो उसमें उनका क्योर जो है वो पॉसिबल नहीं होता। अगर वो ज़्यादा मेटास्टेसिस हो गई है या ट्यूमर साइज बहुत ज़्यादा है या कैंसर बहुत ज़्यादा लंग्स में, लिवर में, किडनी में इसका जो है इफेक्ट हो गया है तो उसको फिर ट्रीट करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है जी, तो फिर इस स्टेज पे हम उनको जस्ट सिम्टोमेटिक यानी कि पैलिएटिव केयर प्रोवाइड करेंगे ताकि उसका जितनी जितनी उसकी लाइफ है उसको जो है हम पेन फ्री रख सकें और उसको सिम्टम फ्री रख सकें। क्लियर है स्टूडेंट, गोल्स ऑफ कैंसर थेरेपी? ठीक है जी, देन है जी ट्रीटमेंट मोडालिटीज फॉर कैंसर। अब ट्रीटमेंट क्या क्या हम दे सकते हैं, उसमें हम डिफरेंट किस्म की अप्रोचेज जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले है जी सर्जरी, देन है रेडिएशन थेरेपी, फिर है जी कीमोथेरेपी और फोर्थ है जी अदर थेरेपी। तो हम डिस्कस करेंगे इनको। ट्रीटमेंट मोडालिटीज फॉर कैंसर, कुछ फैक्टर्स हैं जो कि ट्रीटमेंट मोडालिटी को अफेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आता है जी सेल टाइप, सेल कौन-कौन से इन्वॉल्व हैं, उसकी टाइप क्या है, उस पे डिपेंड करता है कि हमें इसको कौन-सा ट्रीटमेंट देना है। ठीक है जी, मेटास्टेसिस है या लोकलाइज्ड है, अनकैप्सुलेटेड है या कैप्सुलेटेड है। ठीक है, इसके अलावा लोकेशन और साइज़ ऑफ द ट्यूमर वो डिपेंड करता है, साइज़ उसका कितना ज़्यादा है और उसकी लोकेशन भी किस बॉडी पार्ट पे वो जो है।
उसने इफ़ेक्ट किया है। तो फिर उसके अकॉर्डिंग जो है फिर हम डिफाइन करते हैं कि हमें सर्जरी करनी है, रेडिएशन करनी है या कीमोथेरेपी यूज़ करनी है। ठीक है? इसके अलावा एक्सटेंट ऑफ द डिज़ीज़ उसकी सिवियरिटी कितनी है, ये भी जो है मोस्ट इफेक्टिव है। अगर वो मेटास्टाइज़ है ऑलरेडी थर्ड या फोर्थ स्टेज पे है, तो उस स्टेज पे आके फिर उसका ट्रीटमेंट जो है वो जिसमें मुश्किल हो जाता है और फिर हम देखते हैं कि उसके प्रोग्नोसिस क्या है, चांसेस ऑफ रिकवरी क्या है पेशेंट की, ठीक है जी। अगर हम उसको इतना टफ ट्रीटमेंट देते भी हैं और उसके बावजूद उसकी जो है रिकवरी ज़ीरो है, प्रोग्नोसिस ज़ीरो है, तो फिर हम उसको जो है कीमो पे या इस तरह के ट्रीटमेंट पे नहीं लेके जाते, फिर हम उनको जस्ट सिम्प्टोमेटिक जो है ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा ग्रेडिंग एंड स्टेजिंग ऑफ द कैंसर जो मैंने आपको पहले डिफाइन किया है कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अच्छा जी, देन अब हम डिस्कस कर रहे हैं सर्जरी, ठीक है जी। सर्जरी जो है उसमें हम सर्जिकल रिमूवल करते हैं ऑफ एंटायर कैंसर रिमेन्स द आइडियल एंड मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड ट्रीटमेंट मेथड, ठीक है, जिसमें टाइप ऑफ कैंसर सर्जरी देखिए आ सकती हैं। एक डायग्नोस्टिक सर्जरी है जिसमें हम बायोप्सी करते हैं, ठीक है, जो एक्ससिजनल है, इंसिजनल है और नीडल मेथड है जिसको कहते हैं हम उसमें बायोप्सी जो है उसमें हम वहाँ से कुछ टिश्यूज़ वगैरह हैं या सेल्स वगैरह जो है पार्ट्स या कुछ फ्लूइड वगैरह है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं और फिर उसको हम यूटिलाइज़ करते हैं, ठीक है, डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट के लिए। दूसरी है जी प्रोफिलैक्टिकली सर्जरी, ठीक है जी। प्रोफिलैक्टिकल सर्जरी इन्वॉल्व रिमूविंग नॉन वाइटल टिश्यूज और ऑर्गन दैट आर एट इंक्रीज रिस्क टू डेवलप कैंसर, ठीक है जी। प्रोफिलैक्टिक सर्जरी ऐसी होती है जिसमें हम जो है पहले से ही ऐसे पार्ट्स को या टिश्यूज को जो है रिमूव कर देते हैं जो कि जरूरी नहीं होते बॉडी के लिए, लेकिन वो रिस्क होते हैं कि उनमें कैंसर जो है वो डेवलप हो सकता है। इसमें कोलेक्टमी है, मेस्टेक्टमी है, ऑर्थोरेक्टमी है, ठीक है जी। वो प्रोफिलैक्टिक सर्जरी के हैं, ठीक है जी। मेस्टेक्टमी वगैरह ब्रेस्ट टिश्यू जो है वो हम रिमूव कर देते हैं, कोलेक्टमी कोलॉन के कुछ हम कर देते हैं इस तरह से, ऑर्थोरेक्टमी वगैरह है, ठीक है जी। इसके अलावा पैलेटिव सर्जरी है जो कि सिम्प्टोमेटिक जो केयर है वो प्रोवाइड करने के लिए की जाती है। When cure is not possible, the goals of treatment are to make the patient as comfortable as possible and to promote the quality of life, ठीक है, जिसको हम जस्ट सिम्प्टोमेटिक केयर जो है वो देने के लिए करते हैं। इसके अलावा रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी है जो कि दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। कुछ टाइप ऑफ सर्जरी हमने डिस्कस की। अब प्रोफिलैक्टिकली जो सर्जरी है उसकी इंडिकेशन क्या है, जैसे इंडिकेशन फॉर पैलेटिव सर्जरी, इसमें अगर आप देखें तो प्रोसीजर किस तरह का होगा और उसकी इंडिकेशन क्या होंगी। ये डिफरेंट किस्म के प्रोसीजर्स हैं, जैसे इसमें गो थ्रू कर लीजिएगा जिसमें प्लूरल ड्रेनेज की रिप्लेसमेंट की जाती है प्लूरल एफिजन के लिए, फिर पेरिटोनियल ड्रेनेज ट्यूब है जो कि साइटिस के लिए हम यूज़ करते हैं। अब्डोमिनल शंट्स हैं, क्लोस्टमी वगैरह लगा देते हैं या गैस्ट्रोस्टमी कर देते हैं जो कि बाउल और जो स्टमक है उसके पार्ट्स को जो है सिम्प्टोमेटिक जो है पैलेटिव केयर देने के लिए। यानी कि आपने यहाँ पे ये देखना है कि पैलेटिव केयर में होता है सिम्प्टोमेटिक केयर और आपने देखना है जिस एरिया का कैंसर है, जहाँ पे ट्यूमर है या जहाँ पे कैंसर सेल की ग्रोथ ज़्यादा है, उस पार्ट का जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो रहा होगा, तो हमें उस पार्ट के फंक्शन को रिज्यूम करने के लिए जो है ना हमें कोई ना कोई ऐसा प्रोसीजर करना है ताकि उस पार्ट के जो फंक्शन हैं वो चलते रहें, ठीक है जी। तो अगर स्टमक का कैंसर है तो फिर हम उसको गैस्ट्रोस्टमी कर देते हैं या ड्यूरोस्कोपी कर देते हैं और इस तरह से कर लेते हैं। अगर रेक्टल है तो कोलोस्टमी वगैरह कर लेंगे, इस तरह गैस्ट्रोस्टोमी कर सकते हैं, ड्यूरोस्कोपी कर सकते हैं, ठीक है जी। तो स्टंट्स वगैरह ही हम अप्लाई करते हैं ज़्यादातर या जो है एक एक्स्ट्रा ओपनिंग बना देते हैं जिसके थ्रू जो है उसके जो सिम्प्टोमेटिक जो है केयर है वो चलती रहती है। ये कुछ टाइप ऑफ सर्जरी हैं जो कि जिसमें कुछ टेक्निक्स हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं, सेलेक्टेड टेक्निक्स यूज़ टू रिमूव और डिस्ट्रॉय ट्यूमर जो कि हम ट्यूमर को डिस्ट्रॉय करने के लिए या
रिमूव करने के लिए हम यूज़ करते हैं, जिसमें इलेक्ट्रोसर्जरी है, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट वगैरह हम यूज़ करते हैं, जो कि ट्यूमर सेल्स हैं उसको रिमूव करने के लिए। उसमें इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू जो है ट्यूमर सेल्स की ब्रेकडाउन की जाती है, ठीक है, जिस वजह से ज़्यादातर बेसल और स्क्वेमस सेल स्किन कार्सिनोमा है उसमें यूटिलाइज होगा। फिर क्रायो सर्जरी है, जिसमें हम लिक्विड नाइट्रोजन और वेरी कोल्ड ड्रॉप जो है वो हम यूज़ करेंगे सेल डिस्ट्रक्शन के लिए, ठीक है, जो कि सर्वाइकल और प्रोस्टेट कैंसर जो है उनमें हम यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम जो है क्रायो सर्जरी करते हैं। इसके अलावा कीमो सर्जरी है, जिसमें हम केमिकल्स और कीमोथेरेपी जो है सोल्यूशन वगैरह अप्लाई करते हैं और डायरेक्टली जो है वो टिश्यूज़ की जो है वो डिस्ट्रक्शन करते हैं, जो कि ज़्यादातर जिसमें इंट्रापेरिटोनियल कीमोथेरेपी है फॉर ओवेरियन कैंसर और इसमें एब्डोमेन और पेरिटोनियम वगैरह जो है वो इन्वॉल्व हो सकती हैं। इसके अलावा कुछ लेज़र टाइप की सर्जरी होती है, ठीक है जी, उसमें लाइट और एनर्जी जो है बीम वगैरह हम जो है गुजारते हैं टिश्यू से और वहाँ पे उन टिश्यूज़ की ब्रेकडाउन होती है, तो वो है भी उसमें जो है बहुत सारी अगर कुछ ऐसी एरिया में जहाँ पे ट्यूमर जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन कॉज़ कर रहा है तो उसमें हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा फोटोडायनामिक थेरेपी है, जिसमें लाइट सेंसिटिव एजेंट है वो भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं और ये एज़ अ पिलेटिव ट्रीटमेंट जो है डिस्पेजिया वगैरह में और एसोफेजियल जो ट्यूमर्स होते हैं उनमें और जब एंडोब्रोंकियल जो है ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह उसमें हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये डिफरेंट किस्म के हैं जो कि सर्जरी की टाइप्स हैं, जस्ट आप नेम याद कर लें। कौन-कौन सी टेक्निक्स के थ्रू जो है हम ट्यूमर की ब्रेकडाउन कर सकते हैं। है जी रेडिएशन थेरेपी, इसमें हम क्या करते हैं इमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एनर्जी, ठीक है जी, एनर्जी रेज जो है वो इसमें हम यूज़ करेंगे। इसके 4 मेन पर्पसेस हैं, एक तो है जी क्यूरेटिव, देन है जी कंट्रोल, दूसरा है जी प्रोफिलैक्टिक और फोर्थ है जी क्यूरेटिव। क्यूरेटिव का मतलब है जी क्योर करने के लिए जो है हम यूटिलाइज करेंगे, जैसा कि एज इन थायराइड कार्सिनोमास, लोकलाइज्ड कैंसर ऑफ द हेड एंड नेक एंड कैंसर ऑफ द यूट्राइन सर्विक्स, ठीक है जी, जो कि थायराइड कार्सिनोमा होंगे, जितने भी लोकल जो होते हैं कैंसर जो कि हेड और नेक के आ सकती हैं, साथ में यूट्राइन या फिर सर्विक्स के जो कैंसर होंगे उसमें हम एज अ क्योर जो है रेडिएशन थेरेपी यूज़ करेंगे। फिर कंट्रोल है, कंट्रोल में ये है कि हमें उसकी ग्रोथ को जो है कंट्रोल करना है और उसके मेटास्टेसिस को कंट्रोल करना है, तो वो हम इसमें उसमें हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है जी। व्हेन अ ट्यूमर कांट बी रिमूव सर्जिकली और व्हेन लोकल नोडल मेटास्टेसिस प्रेजेंट और इट कैन बी यूज्ड न्यू adjustmentally prior to local definitive treatment with or without chemotherapy, ठीक है जी, to reduce the size of a tumor to enable surgical resection। अब कुछ पेशेंट्स में ऐसे होते हैं जो कि कीमोथेरेपी भी दी जाती है और उसके बाद रेडियोथेरेपी भी दी जाती है। रेडियोथेरेपी जो है उसका जो लोकलाइज जो जितने भी ट्यूमर हैं जो लोकली सर्जिकली रिमूव नहीं किए जा सकते वो फिर पहले कीमोथेरेपी से जो है फिर किए जाते हैं और फिर बाद में उसकी जो ग्रोथ है वो रेडियोथेरेपी से जो है स्टॉप की जाती है, ठीक है जी। इसके अलावा प्रोफिलैक्टिकली है टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ अ प्राइमरी कैंसर टू अ डिस्टेंट एरिया, फॉर एग्जांपल इरेडिएटिंग द ब्रेन टू प्रिवेंट ल्यूकेमिक इन्फिल्ट्रेशन और मेटास्टेटिक लंग कैंसर जो है। इसके अलावा प्रोफिलैक्टिकली भी हम इसको यूज़ करते हैं ताकि जो ट्यूमर है वो लोकलाइज्ड रहे, वो दूसरे जो जितने भी साथ वाले ऑर्गन्स हैं या डिफरेंट एरिया हैं वहाँ पे उसका स्प्रेड ना हो, ठीक है जी, और जो है मेटास्टाइज ना करे तो उसमें हम ये यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा पैलेटिव है जो कि रिलीव करेगा द सिम्पटम ऑफ मेटास्टेटिक डिजीज, जो कि सिम्प्टोमेटिक जो है उसमें आ जाएगा। देन है जी रेडिएशन थेरेपी, टू टाइप्स ऑफ आयनाइजिंग रेडिएशन है जो कि हम यूज़ करते हैं, एक है जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और ठीक है जी, दूसरा है जी जिसमें एक्स-रेज़ और गामा रेज़ वगैरह आ जाते हैं, दूसरा है जी पार्टिकुलेट रेडिएशन जिसमें इलेक्ट्रॉन, बीटा पार्टिकल्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल्स आती हैं। तो ये हम जो है 2 टाइप्स की जो रेडिएशन है वो हम यूज़ कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रेडिएशन उसमें टेलीथेरेपी है, जिसमें एक्सटर्नल बीम रेडिएशन है और
ब्रेकी थेरेपी है जिसमें इंटरनल रेडिएशन है, ठीक है। तो हम ये डिसाइड करते हैं कि हमने पेशेंट को टेलीथेरेपी करनी है या ब्रेकी थेरेपी करनी है, ठीक है। कौन सी रेडिएशन लेनी है, ये सारी इसमें आएंगे। इसके अलावा सिस्टेमिक है, रेडियो आइसोटॉप्स वगैरह दी जाती हैं, फिर कॉन्टैक्ट और कुछ मॉल्स आ जाती हैं। साथ में कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरनल और एक्सटर्नल रेडिएशन कैन ऑल्सो बी यूज्ड, ठीक है। अब इफेक्ट साइड इफेक्ट्स हैं, अगर हम रेडिएशन थेरेपी करते हैं तो पेशेंट को उसके कुछ साइड इफेक्ट्स आएंगे। सबसे पहले है जी ऑल्टर्ड स्किन इंटेग्रिटी, द कॉमन इफेक्ट कैन इंक्लूड एलोपेशिया। रेडियोथेरेपी करेंगे इसी तरह जो कीमोथेरेपी है उसके भी साइड इफेक्ट्स हैं। जब कीमोथेरेपी करते हैं तो भी एलोपेशिया हो सकता है, अगर रेडियोथेरेपी करते हैं तो भी एलोपेशिया हो सकता है, ठीक है। उसके जो हेयर ग्रोथ है वो कम हो सकती है और उसके बाल जो है वो लॉस हो सकती है। इसके अलावा ऑल्ट्रेशन इन ओरल म्यूकोसा सेकेंडरी टू रेडिएशन थेरेपी इंक्लूड स्टोमेटाइटिस, ठीक है जी, जेरोस्टोमिया। अब इसमें उसका जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें ऑल्ट्रेशन आ जाएगी, ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन है उसकी ड्राइनेस हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन हो सकती है ओरल टिश्यू जिसको हम कहते हैं स्टोमेटाइटिस, और अगर ड्राइनेस है तो उसको हम करेंगे जियोस्टोमिया। फिर है जी द इंटायर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोसा मे बी इन्वॉल्व्ड एंड एसोफेजियल इरिटेशन विद चेस्ट पेन एडिजिया में रिजल्ट, ठीक है जी। जीआईटी ट्रैक जो है उसका जो म्यूकोसा वो भी इन्वॉल्व हो सकता है। इसके अलावा रेडिएशन फील्ड अनीमिया, ल्यूकेमिया, डिक्रीज व्हाइट ब्लड सेल्स और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया और डिक्रीज प्लेटलेट्स में रिजल्ट। जब भी रेडिएशन थेरेपी की जाती है तो अनीमिया होगा उस पेशेंट में, क्योंकि नॉर्मल जो ब्लड सेल्स हैं उनकी प्रोडक्शन डिस्टर्ब हो रही होगी, उसकी इफेक्ट आएगा। आरबीसीज की प्रोडक्शन कम होगी, हीमोग्लोबिन का लेवल कम होगा तो अनीमिया होगा। व्हाइट ब्लड सेल जो है उसका काउंट कम होगा तो ल्यूकोपीनिया होगा। इसी तरह प्लेटलेट हैं उनका कम होगा तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होगा। आपने ये याद रखना है कि जब भी रेडिएशन थेरेपी करनी है या कीमोथेरेपी होगी पेशेंट की, तो उसके जितने भी ब्लड सेल ब्लड फॉर्मिंग सेल्स होंगे उनकी प्रोडक्शन में कमी आएगी, ठीक है जी। तो क्या होगा जब प्रोडक्शन में कमी हो, जब व्हाइट ब्लड सेल्स में कमी आएगी तो इंक्रीज रिस्क फॉर इन्फेक्शन, ठीक है, जो रिस्क के चांसेस उस पेशेंट में बढ़ जाएंगे। प्लेटलेट्स में डेफिशिएंसी होगी, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होगा तो ब्लीडिंग होगी, ठीक है जी। पेशेंट को ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, आपने देखा होगा कि जितने भी सीए वाले पेशेंट हैं वो एनीमिक भी होंगे, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज भी होती हैं, उनमें ब्लीडिंग भी हो रही होती है, उनको इन्फेक्शन भी जो है वो ईजिली हो जाता है। वो यही वजह है कि उनके जो नॉर्मल ब्लड सेल प्रोडक्शन हो रही होती है वो कम हो रही होती है। इसके अलावा उनको जो ट्रीटमेंट चल रहे होते हैं, कीमोथेरेपी है या रेडिएशन थेरेपी है, वो भी उससे इफेक्ट करते हैं, उनके भी साइड इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा सिस्टेमिक साइड इफेक्ट्स इंक्लूड फटीग, मलेज एंड एनोरेक्सिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हर जो सीए का पेशेंट होगा सब में होती है, उनमें फटीग भी होगी, मलेज होगा और एनोरेक्सिया होगा, उनको प्रॉपर भूख वगैरह नहीं लग रही होगी, ठीक है जी। कीमोथेरेपी है, कीमोथेरेपी में हम क्या करते हैं, हम इसके ट्रीटमेंट पढ़ रहे हैं। पहले हमने सर्जरी पढ़ी, ठीक है जी, सर्जरी कर रहे हैं, कौन-कौन सी किस एरिया से सर्जरी करेंगे, सर्जरी के क्या गोल्स होंगे। फिर हमने रेडिएशन थेरेपी पढ़ी है, ठीक है, जिसमें हम रेडिएशन की टाइप्स पढ़ी हैं, इंटरनल है, एक्सटर्नल है, इलेक्ट्रॉन्स वाली है या एक्स-रे वाली, गामा रेज़ वाली, या कौन-सी हम ले रहे हैं, ठीक है जी। फिर साइड इफेक्ट्स हमने पढ़े, अब हम डिस्कस कर रहे हैं कीमोथेरेपी। What is chemotherapy? Chemotherapy क्या है जी? Anti-neoplastic agents are used in an attempt to destroy tumor cells by interfering with cellular function, including replication. ठीक है जी, एंटी एजेंट्स होते हैं जो कि कैंसर सेल्स की जो है उनको, जो ट्यूमर सेल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। और वो किस तरह से उसमें इंटरफेयर करेंगे, जितने भी उसके सेलुलर फंक्शन हैं उसको इंटरफेयर करेंगे, खास तौर पर उसकी जो रेप्लिकेशन वगैरह है उसको स्टॉप करेंगे, तो उससे इफेक्ट करते हैं। तो इसको हम कहते हैं कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट, ठीक है जी, एंटी-न्यूप्लास्टिक एजेंट। लेकिन अब इसमें क्या होगा, कीमोथेरेपी यूज्ड प्राइमरी टू ट्रीट सिस्टेमिक डिजीज rather than localized lesion that are resemble to surgery or radiation, ठीक है जी। जितने भी लोकलाइज्ड जो होते हैं lesion, उसकी बजाय जो सिस्टेमिक होती हैं, जैसे कि लिम्फेटिक में है या ल्यूकेमिक है, लिम्फोमास हो गए हैं या ल्यूकेमिया हो गए हैं, ब्लड में है, बोन मैरो में है, जितनी भी होंगे कैंसर, उनको ट्रीट करने के लिए नॉर्मली हम कीमोथेरेपी को यूटिलाइज करते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा कीमोथेरेपी में भी कंबाइंड विद सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी और बहुत टू रिड्यूस ट्यूमर साइज प्री ऑपरेटिवली एंड टू डिस्ट्रॉय एनी रिमेनिंग ट्यूमर सेल्स
toxicity or treat some forms of leukemia and lymphoma, ठीक है जी। कीमोथेरेपी को हम सर्जरी के साथ भी यूज़ करेंगे और रेडिएशन थेरेपी के साथ भी यूज़ करते हैं। नॉर्मली जो ब्रेस्ट ये वगैरह होता है, ठीक है जी, उसमें हम जो है इसको सर्जरी और रेडियोथेरेपी के साथ यूज़ करते हैं। अगर कोलॉन चाहिए है तो उसमें कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी जो है हम यूज़ करते हैं। कोलॉन चाहिए हम सर्जरी जो है वो वहाँ पे इतनी इफेक्टिव नहीं होती तो वो कम करते हैं। अगर लिम्फोमा है या ल्यूकीमिया है तो उसमें भी हम कीमोथेरेपी जो है ना एज अ प्राइमरी ट्रीटमेंट यूज़ करेंगे। कीमोथेरेपी की कुछ क्लासेस हैं जिसमें है जी क्लासेस ऑफ कीमोथेरेपी ड्रग्स। फर्स्ट वन है जी अल्कलेटिंग एजेंट्स हैं, सेकंड एंटी मेटाबोलाइट्स और थर्ड है जी एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक्स। ये आपने फार्मा में भी डिस्कस की होंगी क्लासेस। कीमोथेरेपी जो हैं न्यूक्लियोटाइड जो ड्रग्स हैं वो इसमें आती हैं, ठीक है जी, आप लोगों को ये आनी चाहिए। अल्कलाइटिंग एजेंट हैं उसमें एक्शन है जी क्रिएट डिफेक्ट्स इन ट्यूमर डीएनए। ट्यूमर का जो डीएनए पार्ट होगा उसमें डिफेक्ट्स क्रिएट करेंगे, जैसे नाइट्रोजन मस्टर्ड और सिक्लेस्टन वगैरह, ठीक है जी। इसके अलावा एंटी मेटाबोलाइट्स हैं, इसका एक्शन है स्पेसिफिक फॉर एस्पेस जो प्रोडक्शन में यूज हो रहा था या स्टेज में होगा, और इसमें मेथोट्रेक्सेट और 5-फ्लोरोजुएट वगैरह यूज करते हैं। इसके टॉक्सिक इफेक्ट्स उसमें नॉजिया, वॉमिटिंग, स्टोमेटाइटिस जो कि हमने देखा कि ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन जो है ओरल टिश्यू है उसकी इन्फ्लेमेशन है, साथ में डायरिया, एलोपेशिया और ल्यूकोपेनिया जो है मोस्टली इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक्स होती हैं, इंटरफेयर करेंगी विद डीएनए सिंथेसिस, ठीक है जी। उसमें एक्टिनोमाइसिन डी और ब्लियोमाइसिन जो है वो हम यूज करते हैं, जिससे क्या करेंगे उसके टॉक्सिक साइड की तरह है डैमेज करेंगे कार्डिक मसल। अब जितने भी कीमोथेरेपी के एजेंट्स हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे उनके बहुत सीवियर साइड इफेक्ट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा सीवियरिटी के साथ आती हैं, ठीक है जी। तो इनको बड़े कॉशन के साथ यूज़ करना पड़ता है क्योंकि ये ट्यूमर सेल्स को तो किल कर रही होते हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं, साथ-साथ ये नॉर्मल जो बॉडी सेल्स हैं उनको भी इफेक्ट कर रही होती हैं और उसकी वजह से बॉडी के जो फंक्शन है वो सारे नॉर्मल फंक्शन है वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। कुछ है जी माइटोटिक इनहिबिटर्स, हार्मोन्स और हार्मोन एंटागोनिस्ट वो भी इसमें यूज़ होते हैं। जो माइटोटिक इनहिबिटर्स हैं उनका फंक्शन ये है कि प्रिवेंट करेंगे सेल डिवीजन ड्यूरिंग एम फेज, ठीक है जी। जो आपने माइटोसिस मियोसिस जो आप पढ़ते हैं उनमें फेजेस होते हैं कुछ, तो जो सेल डिवीजन है एम फेज के दरमियान है उसको प्रिवेंट करेंगे। उसकी एग्जांपल है विंटरस्टिन और विनब्लास्टिन, ठीक है जी। टॉक्सिक फैक्टर अगर हम इससे देखें तो इफेक्ट करेगा न्यूरोट्रांसमिशन, ठीक है जी। साथ में एलोपेशिया और बोन मैरो डिप्रेशन को लीड करेगा, जिसकी वजह से जितने भी नॉर्मल जो ब्लड सेल्स हैं हमारे प्रोड्यूस हो रहे हैं बोन मैरो से वो जो है प्रोडक्शन है वो डिस्टर्ब होगी और उनमें डिप्लीशन होगा, ठीक है। इसके अलावा हार्मोन्स जो हैं वो क्या करेंगे स्टेज स्पेसिफिक B1 जो स्टेज है उसको इफेक्ट करेगा और इसमें एग्जांपल आ जाती है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की। देन हार्मोन एंटागनिस्ट हैं जिसका एक्शन है जी ब्लॉक हार्मोन्स ऑन हार्मोन बिल्डिंग ट्यूमर, ठीक है जी। जो हार्मोन बिल्डिंग ट्यूमर्स होते हैं, हार्मोन बाइंडिंग ट्यूमर्स होती हैं, उन हार्मोन्स को जो है वो इफेक्ट करेगा, ठीक है। जैसे कि ब्रेस्ट, प्रोस्टेट, एंडोमेट्रियम, कॉल ट्यूमर रिग्रेशन, ऐसे एरिया जहाँ पे हार्मोन्स इन्वॉल्व हैं वहाँ पे हार्मोन एंटागोनिस्ट जो है वो इफेक्ट करेगा, ठीक है जी। और ब्रेस्ट सीए, प्रोस्टेट सीए, एंडोमेट्रियम का जो सीए है उन सीए उन कैंसर को जो है ट्रीट करने में हेल्प आउट करेगा। इसमें है जी टमॉक्सिफेन जो कि ब्रेस्ट के लिए हम यूज़ करते हैं, फ्लूटामाइड प्रोस्टेट के जो टॉक्सिक साइड्स हैं वो करेगा। ऑल्टर्ड सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है जी। जिसमें भी सेकेंडरी आपने देखा होगा कुछ प्राइमरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कुछ सेकेंडरी होती हैं जो कि पुबर्टी के बाद चेंजेस आती हैं, तो पुबर्टी टाइम के आने इसमें भी चेंजेस, तो ये क्या करेगा उन जो कैरेक्टरिस्टिक्स को है उनको इफेक्ट करेगा जितने भी हार्मोन इंटेग्रेशन, ठीक है। हार्मोन के अंग्रेज है ना एंटी हार्मोन है, तो हार्मोन के जितने भी नॉर्मल फंक्शन होते हैं उनको डिस्टर्ब करेगा और ये एज अ साइड इफेक्ट। क्लियर है सबको यहाँ तक? स्टूडेंट्स क्लियर है सबको यहाँ तक? अगर किसी ने कुछ पूछना है यहाँ तक तो पूछ लें, अगर किसी को कोई क्वेरी है।
ठीक है जी, तो हाँ, हाँ, हुँ, ठीक है। ठीक है, मैं इसलिए आपको कम-कम पढ़ा रही हूँ, ठीक है? डिफ़िकल्ट नहीं है, आप इसको डेली बेसिस पे याद करें, बहुत सिंपल है, ठीक है? अगर आप लोगों को कोई इश्यू लगे या कहीं पे आपको अंडरस्टैंडिंग ना हो रही हो, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है? तो हम इससे जो नेक्स्ट है वो फिर हम इंशाल्लाह कल जो है, कल भी हमारी डबल क्लास होगी, तो कल हम जो है उसमें कवर कर लेंगे, ठीक है? आप लोग जितना अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ईज़िली आप उसको कॉन्संट्रेट करें। मैं इसलिए आप लोगों को कम-कम पढ़ाती हूँ ताकि आप लोगों का जो अंडरस्टैंडिंग है वो थोड़ी-सी ज़्यादा हो जाए और रिवीजन भी साथ में इसलिए करा देती हूँ कि अगर किसी ने प्रीवियस लेक्चर नहीं लिया होगा, तो उसको भी जो है अंडरस्टैंड करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो कोई भी ऐसा टॉपिक जो आप लोगों को समझ ना अच्छे तरीके से आ रहा हो या टफ लग रहा हो, तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। हम किसी भी टाइम पे उसको डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है? आज के लिए इतना काफ़ी है आप लोगों को। ठीक है। चलिए अटेंडेंस लेते हैं फिर, ठीक है? तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है वो फिर हम कंटिन्यू करेंगे। अभी आप लोगों के मिड टर्म तो डिसाइडेड नहीं है, ठीक है? अभी तो आप लोगों के जो प्रीवियस क्लासेस के एग्ज़ाम हैं, हम उसका वेट कर रहे हैं कि आप लोगों की डेट शीट आ जाए, तो आप लोग जो है अपने पहले प्रीवियस क्लासेस से फ्री हों, ठीक है जी? तो इन केस अगर प्रीवियस क्लासेस के एग्ज़ाम जो है आपके लेट होते हैं, तो फिर होपफुली हम जो है फिर आपका मिड टर्म जैसे भी डिसाइड होगा ऑफिशियली फिर आप लोगों को बता देंगे। लेकिन आप लोग जो हैं माइंड में रखें कि जितना कंटेंट आपको कवर कराया जा रहा है, ये बार-बार आपको नहीं कराया जाएगा, ठीक है? फिर नेक्स्ट क्लास के लिए आपके पास टाइम शॉर्ट होना है, तो इसलिए साथ-साथ ही इसको अंडरस्टैंड करें। अगर किसी को कोई इश्यू होता है, तो फिर आप लोग जो है वो मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं किसी भी टाइम पे, मैं आप लोगों को बता दूँगी इसमें अगर किसी को किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आ रही होगी तो। ठीक है जी?
ओके स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पार्ट जो है ऑन्कोलॉजी का हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, दिन जितना भी प्रीवियस लेक्चर होगा कल डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अगर किसी को कोई क्वेरी हो तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं, फिर इंशाल्लाह हम कल जो है उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। तो इसके साथ साथ अंडरस्टैंड करें, टफ है लेकिन इतना भी टफ नहीं है। अगर आप साथ साथ इसको रिवाइज करते रहेंगे तो आपके लिए इजी टू अंडरस्टैंड होगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। यस, ठीक है स्टूडेंट, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।